ऐसा मीडिया तो पुतिन को भी नहीं मिलता होगा रशिया में, किम जोंग को भी इतना बढ़िया मीडिया नहीं मिलता होगा नॉर्थ कोरिया में जो मोदी जी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, आप वाकई थकते क्यों नहीं? सारे देश की जो ताकत है वो मोदी जी और अमित शाह के हाथ में चली जाए, ये तो डेमोक्रेसी नहीं, ये तो लोकतंत्र नहीं है। जनता की जो शक्ति होती है वो शासकों की शक्ति से हमेशा ज्यादा पावरफुल होती है। कौन अमित शाह, कौन मोदी भाई, लोग आते हैं लोग जाते हैं, देश यहाँ है, यही रहेगा। सर, कॉन्स्टिट्यूशनली तो समता है, इक्वालिटी है, लेकिन अगर आज हम सोशल रियलिटी को देखें तो वो कुछ और ही है। देश में ओबीसी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो मेन पोस्ट हैं वहाँ से ओबीसी गायब हैं, चाहे हम वाइस चांसलर्स की बात करें, जजेस की बात करें। हम देख रहे हैं कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन पर आरएसएस का कब्जा है। उसी मानसिकता के लोग आ रहे हैं जो संघ की विचारधारा के हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो लोग आ रहे हैं जो संघ की विचारधारा के हैं, क्या ये बहुत ही मेरिटोरियस लोग हैं? मैं उसको संघ की विचारधारा नहीं कहता। संघ की विचारधारा करके आप मतलब असली चीज की तरफ छुपा रहे हैं। जो मनोवादी विचारधारा, संघ क्या है? एक मनोवादी संगठन है, ठीक है। संघ पिछले 100 साल में कितने उसमें दलित सरसंघचालक बने, कितने ओबीसी बने, मेरे को बताएं। और एक सरसंघचालक ही छोड़ दीजिए, जो टॉप के जो 100 हैं संघ में, उनमें आज तक कितने ओबीसी और कितने दलित बने। तो ये हिंदू संगठन कहना मिसनोमर है। ये एक मनुवादी संगठन है, सवर्णों का संगठन है। लेकिन कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी कह रहे थे मीडिया में आके कि आरएसएस का चीफ एक दलित भी बन सकता है। हाँ, बन सकता है, तो 100 साल में तो बना नहीं। ठीक है, ठीक है, अगले 1000 साल तक वो ऐसे कहते रहेंगे बन सकता है। और फिर दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आरएसएस का अगर चीफ दलित मान लीजिए बन भी गया और वो चला उन्हीं सिद्धांतों पे जो मनुवादी सिद्धांत हैं, तो उसका क्या मतलब रहा? विचारधारा है वो बदलनी जरूरी है, ठीक है ना भाई। अर्जुन सिंह जी तो एक क्षत्रिय समाज के थे और हमारी मैडम सोनिया गांधी ने उनसे कहा तो उन्होंने शिक्षा में आरक्षण लागू किया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी खत्री थे और वो क्षत्रिय थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने काम समता का किया। महात्मा बुद्ध खुद क्षत्रिय थे लेकिन उन्होंने समता की आवाज़ उठाई। तो बात ये होना कि ये ओबीसी है, ये दलित है, वो जरूरी नहीं, किस विचार का है व्यक्ति, वो मायने रखता है। तो हमें बुद्ध का विचार का क्षत्रिय चाहिए, ठीक है, अर्जुन सिंह के विचार का चाहिए हमें मैडम सोनिया गांधी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसे हों, जो समतावादी समाज बनाने का काम करें। और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, आज के समय में अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू जी महाराज, महात्मा फूले के मार्ग पे चल रहा है और समता की लड़ाई लड़ रहा है बहादुरी से, तो उसका नाम है न्याय योद्धा राहुल गांधी। और मनोवादी ताकतें, पूरा मीडिया, पूरा आपके क्या कहते हैं ये धन दौलत वाले फॉर्चून 500 कंपनी वाले लोग, सब राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कोई पर्सनल थोड़ी है उनकी बात, सिर्फ इसलिए कि ये मनोवादी व्यवस्था तोड़ने के लिए क्यों काम कर रहे हैं। जो भी मनोवादी व्यवस्था की खिलाफत करेगा इस देश में, पूरे ब्रह्मांड की जो मनोवादी ताकतें हैं ना, वो एक होकर के उसके खिलाफ हो जाती है। और वही न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के साथ भी हो रहा है, ठीक है। आज वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए बोलना छोड़ दें, गरीबों के लिए बोलना छोड़ दें, तो आज वो हीरो हो जाएंगे प्रेस के, ठीक है। मोदी जी से ज़्यादा उनको प्यार करेगी प्रेस, ये मीडिया और ये क्या कहते हैं फॉर्चून 500 कंपनी वाले। लेकिन वो गरीब की, कमज़ोर की, उनकी आवाज़ उठाते हैं, दलित की, आदिवासी की, अक़लियत की, ओबीसी की, अति पिछड़ा की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो विलेन बने हुए। आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि राहुल गांधी को आप एक फरिश्ते के रूप में देखते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल जी की जो पॉलिटिक्स है वो ओवर द ईयर ट्रांसफॉर्म हुई है? देखिए, ऐसा है, मेरा ये खैर दुर्भाग्य कहूँगा मैं कि मैं जब तक राजीव जी थे तो मैं जुड़ा हुआ था कांग्रेस से, और मैंने उस समय राहुल जी को बहुत छोटी उम्र का देखा। उसके बाद मैं कांग्रेस छोड़ गया, ठीक है, जब राजीव जी चले गए, और मैं संपर्क में नहीं रहा। और बहुत बाद में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तब मैंने न्याय योद्धा राहुल जी को देखा और मैं बहुत प्रभावित हुआ तब
और फिर मेरा को एक अवसर प्राप्त हुआ उनसे मिलने का, नज़दीक आने का। तो विचार तो मतलब मैं जुड़ा तो इसलिए कि उनका जो विचार था वो भागीदारी सबको देना चाहते हैं, इस देश में सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय के इस समय सबसे बड़े योद्धा अगर इस देश में हैं, और मैं बड़े बड़े योद्धाओं के साथ रहा हूँ अपने जीवन में जो सामाजिक न्याय के योद्धा रहे, तो वो राहुल गांधी हैं। मैं इसलिए उनके साथ हूँ। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब मैं उनसे बात करता हूँ और मिलता हूँ, तो उनका जो एक इंसान के रूप में जो पहलू है ना, वो अब मेरी उम्र लगभग 70 साल हो जाएगी और एक साल में, तो ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो इंसान के रूप में भी फरिश्ता है। मैं उनसे जुड़ा हूँ विचार की वजह से, लेकिन एक ये अलग पहलू है उनका कि एज ए पर्सन ही इज मोर देन ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आप राहुल गांधी के बारे में क्लेम कर रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो फरिश्ता जैसे हैं, या मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स के बेसिस पे उनको जज करेंगे तो आपको लगता है कि जो बातें आज वो करते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, 90% लोगों को जो भागीदारी से पीछे रह गए हैं उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आपको लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये सारे जो आप जो बोल रहे हैं वो पूरा करेंगे, वो वादे सारे पूरे करेंगे? तो ऐसा है, मोदी जी और न्याय योद्धा राहुल गांधी में यही फ़र्क है। मोदी जी के हर, जिसको कहते हैं ना कि अगर वो यहाँ खुजा भी रहे ना तो उसका कोई पॉलिटिकल रीज़न है। ठीक है, वो कौन सा कुर्ता डाल के जा रहे हैं, कौन सा पगड़ी बांध कर जा रहे हैं, ठीक है, कौन सी शॉल ओढ़ के जा रहे हैं, उनके हर चीज़ के पीछे राजनीति है। वो क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो दिल से, आत्मा से महसूस करते हैं इस देश के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा है, वो काम करते हैं। ये उनकी आत्मा के आवाज़ है कि इस देश में समता हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलो। वो गरीब EWS की भी बात उतनी शिद्दत से करते हैं। अति पिछड़ा जो लैंडलेस OBC ज़्यादा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी बात भी करते हैं। OBC, दलित, अक़लियत, सबका वो जहाँ भी अन्याय होता है वो तिलमिला जाते हैं, अन्याय नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो जिसके साथ भी अन्याय होगा राहुल गांधी उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको न्याय योद्धा बोलते हैं। ठीक है, अभी मान लो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है भर्ती परीक्षाओं में, नीट में और उसमें CBSE में, तो वो उनके साथ जाके खड़े हो गए। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ आपको राहुल गांधी खड़ा नजर आएंगे। जी। राहुल जी ने फेमसली पार्लियामेंट में कहा था कि इस देश को जो है 4 गुजराती मिलकर चला रहे हैं। अडानी के बारे में उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ मोदी जाते हैं वहाँ वहाँ अडानी जाते हैं। तो राहुल जी को अडानी से क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है कि मैंने वैसे जो आप कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को मानता हूँ। चलिए, उन्होंने कहा होगा शायद ऐसे कभी। लेकिन क्या है कि इस देश की धन दौलत चंद मुट्ठी भर हाथों में आ जाए, मोनोपोली हो जाए किसी की, तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और फिर हम समावेशी विकास की बात करते हैं, ठीक है, हम समता की बात करते हैं, और धन दौलत सारा देश का 2 आदमियों के हाथ में चला जाए, सारे देश की जो ताकत है वो मोदी जी और अमित शाह के हाथ में चली जाए, ये तो डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो लोकतंत्र नहीं है, ये समावेशी विकास नहीं है। ये जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक एक सिटीजन, जो गरीब से गरीब भी सिटीजन, उतना ही पावरफुल होना चाहिए जितना अदानी और अंबानी। हमारा संविधान तो ये कहता है, तभी तो सबको वोट का अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट इक्वल वैल्यू। तो ये हमारे संवैधानिक की भावनाओं के बिल्कुल विरुद्ध है कि सारा धन दौलत 2 आदमियों के हाथ में है। जी, यही तो मनोवादी व्यवस्था है, और क्या है? जी, कि सारी शक्ति चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आ जाए, इसी के तो खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अंबानी और अडानी का जो मोनोपोली जिस तरीके से इस देश में बढ़ रहा है, सारी की सारी जो संपत्ति है जिस तरीके से उनके हाथ में संचित हो रही है, इसके अलावा जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि 1 साल के अंदर हो सकता है मोदी की सरकार गिर जाए, लेकिन हम रिसेंट की घटनाओं को देखें तो उन्होंने कई सारी पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, चाहे वो TMC का तृणमूल कांग्रेस हो या फिर शिवसेना वाली पार्टी हो। और अभी कुछ अखबारों में ये न्यूज़ आ रही है कि अब मिशन 360 चल रहा है। मिशन 360 कहने का मतलब, चूँकि 2024 के इलेक्शन में वो 300
70-400 की सीटें की बात कर रहे थे, वो पूरी नहीं हुई चूँकि संविधान वाली बात आ गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टियां तोड़ करके वो मिला रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 360 वाला जो मिशन है, 370 सीटों, किसी तरीके से वो चाहते हैं कि फिर से वो हावी हो जाएं और संविधान बदलें? क्या संविधान को फिर से एक बार खतरा है? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी बहुत भोले हैं। उन्होंने लगता है इतिहास नहीं पढ़ा या राजनीति शास्त्र पढ़ा नहीं है, उन्होंने संघ की शाखाएं अटेंड की हैं सिर्फ। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लिया। ठीक है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस छोड़िए, जो 10वीं क्लास की भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता है ना, तो राजनीति शास्त्र का एक नियम है कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर। यानी जो शक्ति होती है वो जनशक्ति होती है, यानी जनता की जो शक्ति होती है वो शासकों की शक्ति से हमेशा ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, तो ये एमपीज खरीद सकते हैं, ये जनता को नहीं खरीद सकते। एमपीज हो सकता है इनकी तरफ जा रहे हो, जनता कहीं और दूसरी तरफ जा रही है, इनके खिलाफ जा रही है। अब आप तमाम मीडिया इनके पास, ऐसा मीडिया तो मैं समझता हूँ कि पुतिन को भी नहीं मिलता होगा रशिया में। तो नॉर्थ कोरिया का कौन है वो, जो अपना किम जोंग किम जोंग को भी इतना बढ़िया मीडिया नहीं मिलता होगा नॉर्थ कोरिया में जो मोदी जी को मिल रहा है, सपोर्टिव मीडिया। उसके बावजूद भी पब्लिक में रिजेंटमेंट है। अभी मैं जो रिसेंटली अगर आप देखो इथेनॉल को लेकर के कितनी रिजेंटमेंट है। 22 करोड़ जो गाड़ियाँ हैं, अब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसकी घर होती है और सेकंड इन्वेस्टमेंट उसकी गाड़ी होती है। जी। तो जो गाड़ियों के साथ हो रहा है, 22 करोड़ गाड़ियों के साथ जो मोटर वाहन है, लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है, गालियाँ दे रहे लोग। फिर ये अभी राम मंदिर का हो गया जो मामला आया। अब राम मंदिर में भी इन्होंने पूरी मनुवादी व्यवस्था कायम कर रखी है। राम जी क्या कि सिर्फ चंद 2-4 जातियों के थे क्या? राम जी तो गरीब के भी थे। तो जो 150 करोड़ हिंदू हैं उनका सबका बराबर अधिकार है ना उस मंदिर के ऊपर, या ये 2-4 जातियों का ही अधिकार होगा उस पर? तो जो ट्रस्ट बनता है, उस ट्रस्ट का जो पैसा है 2-4 लोगों की जेब में जा रहा है जी। तो उसका लोकतांत्रिक कारण क्यों नहीं है भाई? आप उसका ट्रस्ट बनाओ लोकतांत्रिक तरीके से। 150 करोड़ हिंदू उसमें वोट देंगे, और ओबीसी और दलित जातियों के भी ट्रस्टी उनकी आबादी के अनुपात में वहाँ रखिए। क्यों नहीं रखते आप? उनको चंद मुट्ठी भर लोगों का वहाँ पे भी आपने मनुवादी कर रखा है व्यवस्था। चूँकि आप मंदिरों की अर्थव्यवस्था और उसमें हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, तो मंदिर हमेशा से एंशिएंट टाइम या मेडिवल टाइम्स में भी इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। वहाँ शिक्षा से लेके स्कूल से लेके सब कुछ होता था। तो कहीं ना कहीं मनुवादी व्यवस्था का जो सबसे मजबूत जो एक स्तंभ है वो है मंदिर। और राम मंदिर जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें कई सारे ओबीसी एससी के लोग थे जो कर सेवक बने, जिस तरीके से बलिदान दिया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन मंदिर का जब ट्रस्ट बना 2019 में, तब उसमें उनको जगह नहीं मिली। मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो है ना आरएसएस का कंट्रोल है। आरएसएस मतलब मनुवादी कंट्रोल है। तो होता क्या है कि जैसे बारात है, बारात जाती है तो उसमें बैंड बाजे वाले दलित पिछड़े होते हैं, तो बड़े खूबसूरत सब उनके आगे नाचते हैं। और जैसे ही वो दुल्हन के दरवाजे पहुँचते तो उनको कहा जाता है भाई अब बाहर रहो, दावत हम खाएंगे, आप दावत में नहीं आमंत्रित। तो ऐसे ही जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो विनय कटियार जो ओबीसी है, उमा हमारी बहन उमा भारती वो ओबीसी थी, कल्याण सिंह जी रहे नहीं बाबूजी, ठीक है, ये बहुत जोश में थे। लेकिन जैसे मंदिर बना तो इनको वही जो बैंड बाजे वालों के साथ किया जाता है, इनको कहा भाई भैया आप बाहर रहो, दावत खाने में आप अंदर नहीं आओगे। ठीक है, तो वही इसके पीछे कारण वही है कि मनुवादी लोगों के हाथ में पूरा कंट्रोल है। तो क्या धार्मिक मामलों में भी कोई खास मेरिट होती है? नहीं, मैं ये कहता हूँ जैसे हमारा सिख भाई है, हमारे जो ना गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी अच्छी परंपरा, हमारे भाई वो सिख परंपरा भी तो हिंदू परंपरा है ना, तो वो एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिसमें हर सिख, गरीब से गरीब सिख का भी एक वोट है और अमीर से अमीर सिख का भी एक वोट है। वो वहाँ पे चुनते हैं और चुने हुए लोग उसकी व्यवस्था को संभालते हैं गुरुद्वारे की। ठीक है, और देखते हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हो। जो
जो चढ़ावा किसी की जेब में नहीं जाता, जो वहाँ पे ग्रंथी है, जो सेवा का काम कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है। तो ये मॉडल जो है श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाला मॉडल, मैं समझता हूँ ये अपनाना चाहिए राम मंदिर में भी, और अपने जितने भी हमारे जो टेम्पल्स वगैरह हैं, जैसे गुरुद्वारा मेंटेन होते हैं उसी तरह एक बनाओ मंदिर प्रबंधक कमेटी बनाओ, और सब हिंदू उसमें हिस्सा लें, क्योंकि सब उसमें बराबर के स्टेक होल्डर है। मतलब डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए हमारे रिलीजन का ना, ये मनुवादी व्यवस्था जो रिलीजन में है वो खत्म होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। प्रीस्टहुड पे भी ब्राह्मणों का कब्जा है। देखो ये तो कुछ जो एक शैतानी मानसिकता के लोग थे, जो मनुवादी मनु, उसने कहा कि भगवान से सिर्फ यही लोग संपर्क कर रहे हैं। अब भगवान की जो वो तो परमात्मा है ना, परमात्मा की आत्मा तो सब में मौजूद है। बाबा नानक भी तो कहता है एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। तो सब बराबर हैं। रिलीजन यही कहता है कि सब इंसान उस भगवान का ही एक छोटा रूप है। तो इसमें ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए कि यही पुरोहित बनेगा, वो पुरोहित नहीं बनेगा। स्वामी दयानंद हमारे इसमें हैं, और हमारे परिवार तो आर्य समाजी परिवार रहा है, कोई भी पुरोहित बन सकता है आर्य समाज में। और आर्य समाज में भी वही है, जो प्रबंधन जो होता है वो उसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। ये नहीं कि चंद मुट्ठी भर आदमी जो है उस आर्य समाज के मंदिर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वहाँ आपको जान के हैरान होंगे कि महिला भी हवन कर सकती है, वो भी पुरोहित बन सकती है आर्य समाज में। तो वो एक स्वामी दयानंद का एक अच्छा उन्होंने किया था काम। यहाँ तो एक ओबीसी या दलित कथावाचक भी नहीं बन सकते। हाँ, हमारे देखो बहुत महापुरुष ऐसे हुए हैं जो हिंदू धर्म की कुरीतियों और गलत परंपराओं के खिलाफ जो लड़े हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद को सीसा पीस करके दूध में मिला करके दे दिया गया, क्योंकि वो इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़े वो। ठीक है, इसलिए बाबा नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सब हमारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ये पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, आज मैं अगर बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं भाई फूले शाहू अम्बेडकर का मेरे पास असर है, कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद का भी असर है, क्योंकि हमने बचपन से आर्य समाज का वो वातावरण देखा है। देखिए ये जो है नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये देश के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और संविधान में विश्वास करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।